हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को आपको कवर करा चुके हैं। और इससे पहले हम 3 चैप्टर जो हैं आपके ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। जिन्होंने बच्चे ने वह नहीं देखी है वो जाकर के हमारी प्ले लिस्ट में देख सकता है। और ये आपका 4th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और ये पार्ट 8 है। इससे पहले जो 7 वीडियो हैं हम इस चैप्टर की भी अपलोड कर चुके हैं। ये आपकी 8th वीडियो है। और जो बच्चों आपको टॉपिक आपको कवर कराए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिससे कि आपकी एक भी टॉपिक मिस ना हो और आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकें, आपका अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है। और साथ ही साथ आपको अच्छे से सबसे आसान एक्सप्लेनेशन दी जा रही है और ऐसा नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे कि आप को ट्यूशन की आवश्यकता तो बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और इसका समझते हैं कि ये हमें आज क्या सिखाएगा। समय और शिक्षा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही, अगर हम समय और शिक्षा दोनों का सही उपयोग कर ले, सही समय पर उपयोग कर ले, तो इंसान को सफल बनाता है। क्या है, अगर हम समय और शिक्षा का सही उपयोग कर लें तो वो इंसान को क्या बना देता है, सफल बना देता है। तो आपको भी एक सफल इंसान बनना है, बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय और शिक्षा दोनों का ही क्या करना पड़ेगा, सदुपयोग करना पड़ेगा, यानी सही उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, इससे पहले जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसमें हम 4 टॉपिकों को कवर करा चुके हैं। ये आपके 5वें टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा 5वां टॉपिक, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। तो आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं। ये एल्केनो के हैलोजन व्युत्पन्न है। एल्केनो के क्या है, हैलोजन व्युत्पन्न है और किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु X द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। ध्यान से समझेंगे, जो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु, जो आपका हैलोजन परमाणु है, X द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो RX होता है, जहां X क्या है, आपका हैलोजन परमाणु है, और R क्या है आपका, आप नीचे देख पा रहे होंगे। जब आपको अब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि R क्या है आपका। ठीक है। यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे कि X क्या है, आपका हैलोजन परमाणु है। एल्किल हैलाइडों के साधारण नाम उनमें पाए जाने वाले एल्किल मूलक के नाम आधार पर रखे जाते हैं। मतलब क्या, जो एल्किल हैलाइडों के साधारण नाम हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं, एल्किल मूलक के आधार पर रखे जाते हैं। यहीं पर बात की जाए अगर IUPAC पद्धति की, तो IUPAC नाम इन्हें एल्केनों के व्युत्पन्न यौगिक मानकर रखे जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सूत्र, साधारण नाम और आप IUPAC नाम देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है आपका CH3Cl। ठीक है। ये आपका, अगर इसका नाम देखा जाए, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, क्या दे रखा है, मैथिल क्लोराइड। कैसा है इसका नाम, साधारण नाम है। और साथ ही साथ अगर इसका आप IUPAC पद्धति में अगर नाम देखें तो इसका नाम होता है क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोमेथेन। अब आइए इसको हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं कैसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए एक ब्लैंक स्लाइड ले ली है, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखा है, CH3, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए आप CH3Cl, ये आपका दे रखा है। ठीक है। अगर आप इसकी संरचना को खोलें, ठीक है, अगर आप इसकी संरचना को खोलें तो कैसा होगा। सबसे पहले आपको पता ही है कि कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती हैं, 4 संयोजकताएं होती हैं। तो वही आप वैसे ही खोलना है। तो आपके पास दिख पा रहा होगा कि आपके पास 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो देखिए, पहला H, दूसरा H, यहाँ पे आपको तीसरा H और चौथा H आपके पास ना होकर के वहाँ पर क्या आपको दे रखा है, क्लोरीन यानी Cl।
ठीक है। तो इसका जो आप ये आपकी संरचना को खोलकर हमने लिख दिया है, तो ये आपके सामने जो दिख पा रहा है ये आपकी होगी क्या है, संरचना। इसका क्या नाम होगा, अगर आप इसका IUPAC नाम देखें तो क्लोरोमेथेन हो गया, ठीक है। अगर इसका साधारण नाम देखें तो आपको पिछली स्लाइड में जैसे कि आपको पता ही है इसका नाम है मैथिल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें सेकंड आपका जैसे कि आपको दिख पा रहा है कि सेकंड है आपका C3H2Br। अगर इसका साधारण नाम देखें तो क्या है, एथिल ब्रोमाइड। और साथ ही अगर IUPAC पद्धति में इसका नाम देखें तो क्या है, ब्रोमो एथेन, ठीक है। अगर इसकी संरचना को आपको दिखाया जाए, ठीक है, इसकी संरचना को आपको दिखाया जाए तो कैसा होगा, आइए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके संरचना को दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, CH3CH2Br, ठीक है। क्या है आपका, Br, ठीक है। अगर आप इसकी संरचना को खोलकर देखें तो कैसे खोलेंगे, सबसे पहले पता है आपको कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन ही लिखेंगे, पहला कार्बन और ये हो गया आपका दूसरा कार्बन। अब इसको हम, आपको पता है प्रत्येक कार्बन परमाणु की जो कार्बन है आपका उसकी कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती हैं। तो आप अब आपको पता है हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 इधर 5। सबसे पहले हम ये 3 फिलअप करेंगे, कैसे, पहला H हमने कार्बन को दे दिया, दूसरा भी हमने दे दिया और चौथा जो है हमने तीसरा भी दे दिया, ठीक है। अब 3 संयोजकता तो कंप्लीट हो गई, यहाँ पर 4 संयोजकता भी पूरी हो गई जब यह है C से जुड़ा। तो जो आपको ये वाला कार्बन परमाणु अगर आप देखें इसका तो पूरा हो गया, चारों संयोजकताएं जुड़ चुकी हैं। अब आ जाती है इस C की बात, ठीक है, इस कार्बन की बात। तो यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन कितने परमाणु दे रखे हैं, 2, यानी पहला H और नीचे दूसरा हमने जोड़ दिया और साथ ही हमने देखा कि इसकी 3 संयोजकताएं तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन चौथी संयोजकता आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर पे आपको क्या दे रखा है, Br यानी ब्रोमाइड, ठीक है। आप इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो गया। तो ये आपकी संरचना को हमने बिल्कुल खोल करके लिख दिया और इसका नाम क्या हो गया आपका, ब्रोमो एथेन, ठीक है। समझ में आ रहे हैं आप बात को, ठीक है, क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। आइए चलते हैं वापस उसी स्लाइड पर और तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ब्रोमो एथेन हो गया और इसका जो साधारण नाम क्या था, एथिल ब्रोमाइड। अब देखिए आपके सामने दे रखा है CH3CH2CH2I यानी प्रोपिल आयोडाइड। हालांकि यहाँ पर IUPAC नाम नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको आपको सब संरचना खोल करके दिखाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको लिखना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो क्या है, CH3CH2CH2I दे रखा है, इसका हमको IUPAC नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे, चलिए इसके लिए भी आपको एक स्लाइड ले लेते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है आपको दे रखा है CH3CH2CH2I, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको इससे क्या है, संरचना खोलनी है। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, आपके पास 3 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्बन ही लिखेंगे, आप कोई भी नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप कार्बन की संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिख लेते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बन की 4 संयोजकता होती हैं। अब आप इनकी चारों संयोजकताओं को फिलअप करेंगे, कैसे, पहली संयोजकता H की दे दी हमने, ये दे दी, दूसरी संयोजकता से H जोड़ दिया, तीसरी से हमने H जोड़ दिया, ठीक है। इसकी तो 3 पूरा हो गया, यानी ये आपका जो देख पा रहे हैं ये पोर्शन पूरा हो गया। अब आ जाती है दूसरे पोर्शन की बात, अब देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो जुड़ गया सिंगल बॉन्ड से। अब दे रखा है H2 यानी इसके कितने हैं हाइड्रोजन परमाणु, 2 जोड़ने हैं, तो ये हमने 2 जोड़ दिए, पहला यहाँ पर और दूसरा नीचे जोड़ दिया, ठीक है। इसके साथ ही आपको पता लग गया कि आपका जो ये वाला पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपका रह गया ये वाला पोर्शन, इसको भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसके पास भी H कितने हैं, 2 हैं, हमने पहला H यहाँ पे दिया और दूसरा H
यहाँ पे दिया। साथ ही आपको इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए एक रह गया आपके पास। तो एक जो संयोजकता पूरी कर रहा है वो कौन सा है आपका, हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु कौन सा है आपका, ये है आपका हैलोजन परमाणु। ठीक है, हैलोजन परमाणु। आइए इसको लिख देते हैं, ये हो गया आपका आई। समझ पा रहे हैं। अब आपको इसका IUPAC नाम देना है। कैसे देंगे आप इसका IUPAC नाम, तो जिस जो आप देख रहे हैं आई, जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से नज़दीक है वहाँ से आप नंबरिंग देना शुरू करेंगे कार्बन को। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। और जो 3 कार्बन होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन, प्रोप बोलते हैं। जिस पे 3 कार्बन होते हैं उसे बोलते हैं प्रोप। ठीक है, तो 1 कार्बन पे है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 1। उसके बाद आप लिखेंगे आई यानी आइडो। ठीक है, क्या लिखेंगे, आइडो। ये आप 1 लिख भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आप लिखें या ना लिखें। ठीक है, 1 का लिखना ज़रूरी नहीं होता, अगर 2 पे होता तो लिखना ज़रूरी होता। ठीक है, तो 1 आइडो, क्या लिखेंगे, 1 आइडो। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया 1 आइडो। बाकी जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन अगर आप देखें, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे प्रोपेन, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड में किस की आवाज़ आती है, एन की आवाज़ आती है। और कार्बन कितने हैं, 3 हैं। तो 1 आइडो क्या होगा, वो ये बन जाएगा आपका 1 आइडो प्रोपेन। ठीक है, ये आपका बन गया 1 आइडो प्रोपेन। तो ये इसका क्या नाम है, IUPAC नाम है। ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं वापस इसी स्लाइड पर। और आप देख पा रहे हैं अब आपके सामने 4th पार्ट आ जाता है। ठीक है, जो है CH3, CHI और CH3। ठीक है, इसका जो साधारण नाम है वो है आइसोप्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, यहीं पर आपका IUPAC नाम इसका नहीं दे रखा है, तो चाहे तो आप इसको बना अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। चलो छोड़िए, मैं ही इसको आपको दोबारा बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, एक और स्लाइड ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर तो आपको क्या दे रखा है, वहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको CH3 CHI CH3। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ठीक है, इसकी संरचना को भी हम खोल करके लिखेंगे। क्या दे रखा है आपको, माफ़ कीजिएगा, दोबारा कर लिखते हैं। ये क्या हो गया, दोबारा लिख रहे हैं, ये पता नहीं क्या टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है बच्चों। CH, अरे यार ये तो गलत हो गया साहब। ठीक है, नहीं चलो दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा करते हैं एक बार ट्राई। तो CH3 CHI और CH3 ये आपका दे रखा है। ठीक है, ये आई है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसकी संरचना को खोलना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको कितने परमाणु कार्बन की कितनी संख्या दिख रही है, 3 संख्या। तो सबसे पहले आप कार्बन को ही लिखेंगे। ठीक है, लिखिए कार्बन लिखिए। तो हम लिखते हैं पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। अब आपको पता है 4 कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता। अब आपको फिलअप करना शुरू करना है। 3 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले पहला हाइड्रोजन दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा हाइड्रोजन दे दिया, उसके बाद आपने तीसरा हाइड्रोजन दे दिया। ये आपका तीसरा हाइड्रोजन हो गया। अरे यार, ये आपका, माफ़ कीजिएगा, इसको हम रफ कर देते हैं, दोबारा लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है बच्चों, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा। अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, या ये समझ पा रहे हो आप, जो ये तीसरा एच हो गया, हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं CH है। ठीक है, क्या है आपका CH। तो ये पहला तो हमने जोड़ दिया। अब देखना है इसको H देना है। ठीक है, ये हमने इसको क्या दे दिया,
ऊपर H दे दिया, साथ ही इसके क्या जुड़ा हुआ है, आयोडाइड सॉरी आयोडीन जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा हुआ है, तो हम इसको आई जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हमने आई जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका आई जोड़ दिया हमने, ये ऊपर H हो गया, नीचे आई हो गया। उसके बाद आपको ये जोड़ दिया, आपको दिख पा रहा होगा कि कार्बन की संयोजकता पूरी हो चुकी है। अब लास्ट में जो है CH3 है, इसको भी हम सिंपली जोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले नीचे जोड़ दिया हमने, एक H यहाँ पे जोड़ दिया, एक H यहाँ पे जोड़ दिया, और एक हम ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ जाइएगा, लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो लिखा गया, हो गया, ये एक ऊपर H जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको कार्बन को काउंटिंग देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका रूल काम आएगा। ठीक है, कौन से वाला, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये हो गया आपका, ये देख पा रहे होंगे। अब आप यहाँ पे नीचे आई देख रहे हैं, आई किस कार्बन से नज़दीक पड़ रहा है, सेकंड वाले से। लेकिन आपको नंबर या तो लेफ़्ट साइड से देना शुरू करना है या राइट साइड से, बीच से तो नहीं दे सकते ना आप। ठीक है, तो आप राइट साइड और लेफ़्ट साइड से दोनों से देख रहे हैं, तो कार्बन दोनों से ही आई के नज़दीक है, दोनों ही। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कार्बन को दिया 1, 2 और 3। ठीक है, अब आपने देख लिया कि 2 पे है, तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, 2 लिखेंगे। आप लिख दिया, हमने 2 लिख दिया। अब आपको जो आई दिख रहा है, इसका नाम लिखना है। ठीक है, 2 आइडो, 2 आइडो, यह आपने लिख दिया, 2 आइडो हो गया। अब आपको देखना है कि इसका क्या नाम है, जो आपको हाईलाइट करके बताता हूँ मैं। अब आपके पास क्या रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन रह गया। अब आपको पता लगा कि 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप। और साथ ही आपके पास सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है कि अब आ जाएगी एन की, तो आपके पास बन गया 2 आइडो प्रोपेन, ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका बच्चों प्रोपेन है, सॉरी ये आपका क्या है, ये आपका प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका इसका IUPAC नाम। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप बच्चों, बिल्कुल। ठीक है, तो आइए वापस अपनी स्लाइड पर चलते हैं। तो बच्चों, ये वाली जो स्लाइड है आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आपको IUPAC नाम भी लिखना सिखा दिया हमने, जो थोड़े बहुत जितने भी नाम थे, हमने चारों नाम को आपको संरचना खोल करके काउंटिंग करके आपको लिखना सिखा दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। काफ़ी लेंथी हो गई आज की वीडियो समझाने के चक्कर में, चलो आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो का लंबा होना कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लंबा चलता है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे अब 6th पार्ट आ जाता है आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ठीक है, एल्केनो के हाइड्रोक्सी यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। क्या है, जो एल्केनो के हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। जिन यौगिकों में एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। इसका अभिक्रियात्मक समूह OH होता है, इसका सामान्य सूत्र। ठीक है, अब आइए इसकी सामान्य सूत्र की भी बात कर लेते हैं कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है, लिख देते हैं हम CN। ठीक है, H2N माइनस नहीं प्लस आएगा +1, साथ ही इसके साथ क्या जुड़ा होता है, OH। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, या इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं आप, ROH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, आप पीछे देखिए, यहाँ पर देखिए आप कि इसके एल्केनों के हाइड्रोक्सी यौगिक दवा को अल्कोहल कहते हैं। जिन यौगिकों में एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु जो एल्केन है, देखिए यहाँ पर CH3, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, CH4 की जगह एक H को हटाकर हमारा क्या जो हाइड्रोक्सिल मूलक है यानी OH जो है वो आ जाता है। आ गया ना, यहाँ CH3 था, यहाँ पे होना चाहिए था CH4, पर एक हाइड्रोजन परमाणु हट करके आ गया, OH समूह आ गया, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप CH3OH
क्या है, CH3OH है, तो क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल। IUPAC पद्धति में देखें तो मेथिनॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि जो OH होते हैं उसमें IUPAC पद्धति के नाम में क्या लास्ट में आता है, ओल आता है, ठीक है, क्या आता है, ओल आता है, तो क्या हो गया, मेथेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार C2H5 यानी एथेन, इसमें हो जाएगा एथिल अल्कोहल। अगर आप IUPAC पद्धति में देखें तो एथेनॉल, ठीक है। C3H7OH, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोपिल अल्कोहल। अगर इसका साधारण नाम देखें, क्योंकि ये क्या देते हैं साधारण नाम में, सबसे पहले ये वाला पोर्शन को नाम देते हैं और लास्ट में इस वाले को, ठीक है, जो लास्ट में क्रियात्मक समूह रह जाता है इसको नाम दे देते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर IUPAC पद्धति की बात करें तो इसमें टोटल कंबाइन हो गया, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनॉल। समझ रहे हैं आप बात को, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसी प्रकार आ जाता है आपका C4H9OH यानी ब्यूटिल अल्कोहल आपका हो जाता है ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये सब क्या है, आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब आ जाता है आपका ईथर, ठीक है, ईथर किसको कहते हैं, आइए इसको भी हम एक स्टेटमेंट के उससे समझते हैं कि हम ईथर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROR, ठीक है, समझना आप बात को। R की जगह पर क्या है, आपको R अभी तक समझ में आ गया होगा कि R की हम बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, या CH3, CH2H, C2H5, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी एल्केन हैं ये आ जाते हैं, ठीक है। O क्या है, बीच में क्या होता है, ईथर में O आता है, ठीक है, इसका अभिक्रियात्मक समूह क्या है, O है। जब दोनों एल्किल मूलक एक ही हों तो यौगिक सरल ईथर कहलाता है, ठीक है, सरल ईथर कहलाता है। देख पा रहे होंगे इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, तो ये क्या है, एक सरल ईथर है, ठीक है। और यदि मौलिक जो मूलक है विभिन्न हो जाए तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित कहलाता है। अब देखिए ये क्या ये जो आपको दिख रहा है ये तो हो गया, आप अरे माफ़ कीजिएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सरल ईथर। और ये आप देख पा रहे होंगे इधर जो है R अलग है और साथ ही इधर जो R है आपका अलग है, तो ये आपका क्या कहलाता है, मिश्रित ईथर कहलाता है, ठीक है। इनका साधारण नाम क्या है, जैसे आप CH3O, CH3 का नाम देख रहे हो, डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल क्यों लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे एक मेथिल है और साथ ही साथ दूसरा मेथिल है, ठीक है, तो ये दो है तो इसे लिखा जाएगा डाई मेथिल ईथर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको एक CH3 है और एक C2H5 है, ठीक है। अब क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या है, मैथिल, ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका मैथिल है, फिर उसके बाद क्या है, एथिल है, और साथ में ये क्या है, ईथर है, तो ये इसका साधारण नाम हो गया मैथिल एथिल ईथर, ठीक है। और अगर इसका IUPAC नाम लिखा जाए तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैथोक्सी मैथेन, क्या लिखा जाता है, मैथोक्सी मैथेन। और साथ ही में अगर CH3O C2H5 देखा जाए तो मैथोक्सी एथेन, यानी जो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले जो मैथेन है और ऑक्सीजन है इसको बनाकर बना दिया मैथोक्सी, और आपको लास्ट में क्या लिख दिया, एथेन। समझ रहे हैं आप बात को, ऐसे ही CH3 और O को मिला दिया तो बना दिया मैथोक्सी, और लास्ट में क्या लिख दिया, मैथेन। ये आपके क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है कीटोन, ठीक है, कीटोन किसे कहते हैं, अब आ जाएगा कीटोन। तो कीटोन को देखते हैं हम, कीटोन किसे कहते हैं। ईथर की तरह कीटोन भी सरल या मिश्रित होते हैं। जो कीटोन होते हैं वो भी दो हैं, कि एक तो सरल कीटोन होता है, एक मिश्रित कीटोन होता है। इस श्रेणी के यौगिकों के नाम प्रायः कीटोनिक समूह से संयुक्त एल्किल मूलकों के नामों के आधार पर रखे जाते हैं, ठीक है। IUPAC प्रणाली के अनुसार कीटोन को ओन अनुलग्न द्वारा सूचित किया जाता है। यह अनुलग्न अनुरूप हाइड्रोकार्बन के नामों के पीछे जोड़ दिया जाता है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके नामों के पीछे जोड़ देता है। कुछ विशेष यौगिकों के नाम नीचे दिए गए हैं, ठीक है, मतलब इसकी सारणी है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि इसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है और साथ ही इसका अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो वो क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र होगा, ठीक है, सबसे पहला जाता है R, ठीक है, एक और R लेंगे हम, दो तो R हो गए हमारे, ठीक है। इसके साथ ही हम जोड़ेंगे कार्बन परमाणु,
ये आपने जोड़ दिया कार्बन परमाणु, और साथ ही डबल बॉन्ड में आपका जुड़ेगा O। ये होता है इसका सामान्य सूत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको R तो अब बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको पता लग गया होगा कि R क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अभिक्रियात्मक समूह। अभिक्रियात्मक समूह कैसे लिखा जाएगा इसका? आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, है तो इसी का ही एक रूप कि कार्बन हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और डबल बॉन्ड से हम क्या जोड़ते हैं? O को जोड़ते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपका अभिक्रियात्मक समूह। और ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र। तो आइए इसकी एक सारणी देख लेते हैं जिसमें कुछ विशेष जो आपके कीटोन हैं उनको दिया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए आपको फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कौन से वाला? जो आपको लिखवाया है मैंने कि R एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, साथ ही एक कार्बन से जोड़ रखे और डबल बॉन्ड O, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये भी क्या है? कीटोन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आ जाता है सूत्र, साधारण नाम, और फिर आयुर्वेदी पद्धति का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3 ठीक है, ये कार्बन परमाणु से जोड़ रखा है और ये डबल बॉन्ड O हो गया। इसे बोलते हैं डाईमेथिल कीटोन। डाईमेथिल क्यों है? वही पिछले वाला जो स्लाइड में आपको प्रोसेस बताया था कि एक ईथर एक मेथेन हो गया और ये हो गया दो मेथेन, तो क्या हो गया? डाईमेथिल कीटोन। समझ रहे हैं? या इसका नाम, सरल नाम बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, सरल। अगर आप इसकी आयुपेशी पद्धति में नाम देखें तो आपको पता लग जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्योंकि आपको पता है कि जो कीटोन है, जो कीटोन का जो लास्ट में जो जुड़ता है वो कैसे जुड़ता है? ओन जुड़ता है, ओन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपको पता है कार्बन के कितने परमाणु हैं इसमें? 1, 2 और 3, यानी 3 है, यानी 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, साथ ही आपको क्या है? डबल बॉन्ड भी है इसे, तो क्या बन जाएगा? ये प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए नीचे, इधर देख रहा है आपको C2H5, इसमें भी डाई आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? एथिल होता है आपका, तो डाई एथिल कीटोन, ये है क्या आपका? सरल है। साथ ही क्या बन गया आपका? पेंटेन 3। क्या बन गया? पेंटेन 3। ठीक है, अगर आप इसका आयुपीएसी नाम देखें तो ये बन जाएगा आपका पेंटेन 3। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके सभी क्या है? ये आपके हो जाते हैं, ये कीटोन हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है आपका 9th। ठीक है, ये बोला जाता है वसा अम्ल अथवा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, क्या बोला जाएगा? वसा अम्ल अथवा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, आइए इसको भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है वसा अम्लों का अभिक्रियात्मक समूह COOH है। इनका सामान्य सूत्र RCOOH है। इसके आयुपेशी नाम अनुरूप एल्केनों के पीछे ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। ध्यान रखेंगे, जो आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ क्रियात्मक समूह लिखवाए थे, एक सारणी लिखवाई थी जिसमें इन सभी को क्या है? लिखवाया गया था, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि जो COOH क्रियात्मक समूह है, इसके जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओइक। इसे जब कोई भी हम नाम लिखेंगे, जैसे मैथोनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, मतलब क्या है? जैसे भी आप इनके आयुपीसी नाम लिखेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह COOH होगा, उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है? ओइक अम्ल जुड़ जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब देखिए, आपको एक सूत्र दिखाते हैं हम। सूत्र देखिए, साधारण नाम देखिए और आयुपीसी नाम देखिए। यहाँ पे देखिए HCOOH। ठीक है, ये आपका फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है अगर इसका नाम आप साधारण नाम देखें। अगर यहीं पर आप इसका नाम देखें आयुपीएसी पद्धति में तो ये हो जाता है मेथेनोइक। क्या हो गया? मेथेन। और COOH को क्या बोलते हैं? ओइक। तो क्या हो गया? मेथेनोइक। आप देखिए CH3COOH यानी एथेनोइक। ठीक है, इसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, और ऊपर फॉर्मिक अम्ल को तो आपको पढ़ा ही दिया गया। उसके बाद देखिए आप C2H5COOH। ठीक है, ये बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल, और ये होता है प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, और ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। अब आप एक चीज़ कॉमन कर पा रहे होंगे, एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन भी होगा कि C2H5 ये कैसे आप बोल रहे हैं इसको? ठीक है, ये तो एथेन है, आप इसको प्रोपेनोइक कैसे बोल रहे हैं? तो बच्चों, आपने एक चीज़ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया होगा कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? C2 तो है, साथ ही एक COOH का भी C है। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 हो गया।
ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। जब भी क्या लिखा जा रहा है, प्रोपेनोइक, साथ ही है COOH भी है, और कार्बन के कितने परमाणु है इसमें, 3 है। ठीक है, तो कितना है, प्रोपेनोइक अम्ल। उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ऐसे ही C3H7COOH, ये हो गया आपका ब्यूटरिल अम्ल। अगर इसका IUPAC नाम देखा जाए तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है आप इनको बिल्कुल समझ गए होंगे कि COOH जिसकी क्रियात्मक समूह जुड़ता है, उसके नाम के जो लास्ट होता है उसमें जुड़ता है ओइक अम्ल। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका एल्डिहाइड। क्या आ जाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइडों के साधारण नाम उनके ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त हुए अम्लों के नाम से अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त होते हैं, जो आपके एल्डिहाइड होते हैं उनका जो साधारण नाम है, उनका ऑक्सीकरण द्वारा उनके अम्लों के नाम से क्या प्राप्त है, अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ दें तो ये एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। IUPAC प्रणाली पर आधारित नाम के अनुरूप एल्केनों के नाम के कुछ अनुलग्न अल जोड़कर प्राप्त होते हैं। क्या जोड़, इनमें क्या जोड़ा जाता है लास्ट में, अल। और COOH की क्या जोड़ा जाता है, ओइक। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो आने वाली सारणी में आपको दिखाऊंगा। इससे पहले जानते हैं इसका जो है रासायनिक सूत्र, और साथ ही जानते हैं इसका अभिक्रियात्मक समूह। तो आइए जानते हैं कि जो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो जो इनका सामान्य सूत्र है वो होगा, सबसे पहले RCH और साथ ही डबल बॉन्ड में O। ठीक है, या तो ये है, ठीक है, जो इसका सामान्य सूत्र है, या आपका एक सामान्य सूत्र हो रहा है, इसका मतलब इसी का ही फॉर्म है। इसको लिख सकते हैं RCHO। ठीक है, इसमें जो लास्ट अभिक्रियात्मक समूह है, आप ध्यान देंगे, जिसका लास्ट का जो अभिक्रियात्मक समूह है इसमें जोड़ा जाता है CHO। ठीक है, और ये होता है आपका क्रियात्मक समूह। ये भी आपको क्रियात्मक समूह जो पिछली वीडियो है इसमें लिखवा रखा है मैं, ये क्रियात्मक समूह का क्या होता है, ये इसमें जोड़ा जाता है एल्डिहाइड। मतलब ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। ठीक है, आर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। ठीक है, तो अब इस देख लेते हैं इसका अभिक्रियात्मक समूह। अभिक्रियात्मक समूह कैसा है इसका, वो देख लेते हैं हम। अभिक्रियात्मक समूह यानी CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, या इसका भी एक और फॉर्म है, इसको सिंपल लिख देते हैं CHO। और ये आपको पिछली वीडियो में मैं इसका क्रियात्मक समूह का भी नाम बता चुका हूँ कि ये एल्डिहाइड ग्रुप से है। ठीक है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है, वह इनका अभिक्रियात्मक समूह है। तो आइए इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें के कुछ उदाहरण हैं जिसमें आपको ये बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या है कि कुछ एग्जाम्पल आपने लिए हुए हैं। सूत्र हैं संगत अम्ल, साधारण नाम और IUPAC नाम है। ठीक है, सारणी आपको दी गई है। यहाँ पे देखिए आप H और आगे क्या है, CHO। क्या है, CHO। पिछली स्लाइड में देखिए आप, चाहे आपका इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, है तो एक ही ना, इसका सामान्य सूत्र तो सेम ही है। तो आपको इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, देखिए आप, तो क्या है, HCH डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या कहलाता है, फॉर्मिक अम्ल। अगर आप लिखें फॉर्मेनोइक अम्ल, ये आपका क्या था, COOH यानी ओइक अम्ल वाले थे ये। ठीक है, क्या है, ओइक अम्ल है। एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मेनोइक अम्ल। अगर आपका देखें ये क्या था, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। साथ ही ये आपका एसिटिक बोला, एसिटोनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल हो गया। अगर आप इसको CHO की मतलब COH की जहाँ CHO जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कैसा है, हाइड नाम जुड़ जाता है इसमें, CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एसिटल्डिहाइड। साथ ही आपका C2H5CHO यानी कार्बन की कितनी संख्या है, 3 है, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनोल एल्डिहाइड। ठीक है, और आपका अगर IUPAC नाम लिखा जाए तो आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप से तो है, तो अगर इसका साधारण नाम लिखेंगे तो एल्डिहाइड जुड़ेगा। अगर आपको IUPAC नाम जुड़ना है तो आपको पिछली स्लाइड में आपको दिखा दूँ, तो इसमें क्या अनुलग्न जोड़ा जाता है, आपका क्या अनुलग्न जोड़ा जाता है, अल।
ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या जोड़ा जाता है, अल। तो उसी प्रकार अगर इसका रासायनिक सूत्र लिखे तो क्या होगा, मेथेनल, एथेनल और प्रोपेनल। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, अल, तो प्रोपेनल, क्योंकि इसमें CHO समूह है तो CHO समूह का जो लास्ट में जोड़ा जाता है वो क्या होता है, अल होता है, तो प्रोपेनल हो जाएगा। ऐसे ही CH3 है और CHO है, यानी कार्बन के कितने परमाणु हो गए, 2। ठीक है, और 2 को क्या बोलते हैं, एथ, और साथ ही सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और लास्ट में CHO समूह है तो एथेनल। समझ रहे हैं आप बात को। इसी प्रकार CHO हो गया आपका, तो यहाँ पर कितने हैं, C के कितने कार्बन, 1 है, साथ ही H कितने हैं, 2 है, और O है, तो कैसे बन जाएगा ये आपका, मेथेनल। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको बिल्कुल आसान एक्सप्लेनेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप, उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको नाम लिखना भी आज इस वीडियो में सिखाया कि रासायनिक नाम आप कैसे लिखते हैं IUPAC पद्धति में, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में संभावना होती है कि IUPAC नाम लिखने की। ठीक है, आता ही है इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या है। तो बच्चों यहीं पर आज की वीडियो तो समाप्त होती है। तो आने वाले सेशन में हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकें और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू टू सॉरी माफ़ कीजिएगा ये thank you to watching my this video. If you like this video then like, comment, share and subscribe the channel Study Room 2.0. थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अपना प्यार हमारे साथ यूँ ही बनाते रहिए। तब तक के लिए आप अपने रिवीजन को रिवीजन कीजिए, नोट्स देखिए आप अपने, और अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।